We've got some breaking news that's coming in right now. Firing on Punjabi singer Shubdeep Sidhu Moosewala. Sidhu Moosewala, who was just shot a short while ago, is उन्होंने अपने सॉन्ग में बोला भी था कि मूसेवाला जट नॉट 11 वर्गा कल्ला इंडस्ट्री ਨੂੰ खिच्ची फिर दे। जो बोलते थे वो करते थे। पिड्डू खेड़ा एक स्टूडेंट लीडर था। हाँ जी। और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में था और लॉरेंस बिश्नोई डीएवी पब्लिक स्कूल में था। और बैरिया से दुनिया च कल्ला घूमता की करा हौसले बड़े यार में पूरे देश को हिला दिया था इस खबर से। जी, तो पहले तो अजीब सा लगा कि यार कहीं ये मतलब कैसे हो गया। और जब वो फिर मुझे मेरे फील्ड रिपोर्टर्स का फ़ोन आना शुरू हो गया, ऑफिस से फ़ोन आने शुरू हुए 295 SYL और पंजाब जब किसान आंदोलन चल रहा था उस पर वो गए थे, शामिल हुए थे, पंजाब सॉन्ग लिखा था आके कंपोज कर। यस और फिर वो और गाने रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। वो इतने फास्ट पे इनको ये बुक दी है तो उन्होंने मुझसे ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोला उनको, है ना। और मैंने उनको ये बुक दी तो उनके सिद्धू मूसेवाला के फेस पे उन्होंने ऐसे हाथ फेरा जैसे एक नया पैदा हुआ बच्चा मैंने उनकी गोदी में रखा है। और मुझे बहुत मुश्किल टाइम बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा। जी। शगनप्रीत के साथ ही घूमे, रैकी की, उसी की गाड़ी में रैकी की, उसी के फ्लैट में रहे हैं और उन्होंने और टाइम है अभी तक भी कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में सिद्धू मूसेवाला का नाम नहीं आया। तो अगर मूसेवाला मर्डर केस में इन्वॉल्व थे जो वगैरह भी इंक्रीज करवाई, गाड़ी बुलेट प्रूफ, सिद्धू ने भी अपनी फॉर्च्यूनर को बुलेट प्रूफ करवाया था। वो बहुत सफोकेटेड फील करता था जैसे वो उन्होंने अपनी मदर को बोला। और मैं टारगेट हाँ आबादी का अज मरदा भावें कल मर जा मैनू खौफ नहीं बर्बादी दा। आओ दिल दा नहीं माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने शो पे स्वागत करना चाहता हूं जुपेंद्रजीत सिंह जी का। पंजाब के जाने माने क्राइम रिपोर्टर हैं, पिछले 27 सालों से पंजाब में क्राइम को कवर कर रहे हैं, ऑथर भी हैं। पहले ऑलरेडी 5 बुक्स लिखी हुई हैं। ये इनकी 6वीं बुक है, हु किल्ड मूसेवाला। इसके पहले जस्टिस जी की जो ऑनर किलिंग हुई थी उस पर 2 बुक्स लिखी हुई थी। भगत सिंह जी की जो मिसिंग पिस्टल थी उस पर 1 बुक लिखी थी। सर कैसे हैं आप, कैसा था आपका दिन? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। और इस बुक के बारे में जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है वो बहुत काबिल तारीफ़। सर मैंने पूरी बुक पढ़ी है और मैं कह सकता हूँ कि आपने इतनी ज़्यादा डिटेल्स में बारीकी से जो इन्वेस्टिगेशन किया है, ना जाने कितने लोगों से आपने बात की जो कि हम अभी चर्चा करने वाले हैं जी। पता चला कि कितनी कम टाइम में कितनी ज़्यादा रिसर्च के बाद ये बुक सबके बीच में आ गई है। सर आप ये दें कि आप पहले कभी सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते थे, उनसे कभी मिले थे, उनका कोई इंटरव्यू आपने किया हुआ था? और जब आपको पता चला फर्स्ट टाइम कि इतनी दर्दनाक हत्या तो हुई है उनकी, पंजाब में गोलियां, दिन दहाड़े गोलियों से भुना गया, आपको फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जी बिल्कुल, मैं पंजाब में क्राइम रिपोर्टर हूँ द ट्रिब्यून अखबार के लिए। और मेरा काम है अपनी टीम को सुपरवाइज़ करना और पंजाब के जो भी क्राइम इवेंट्स हो रहे हैं, पुलिस की वर्किंग, उसके ऊपर मेरी बिल्कुल नज़र रहती है। वो मेरे जॉब प्रोफाइल है। तो मुझे याद है कि उस दिन संडे था और मेरा ऑफ था उस दिन। और जैसे ही ये फर्स्ट न्यूज़ मुझे आती है तो मुझे लगा कि मतलब ऐसा क्यों होगा, है ना। और मैं शायद नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म देख रहा था जब ये हुआ तो एकदम से जब हुआ तो अलर्ट्स तो देखने ही पड़ते हैं रिपोर्टर्स को। और मेरा काम ये भी है कि मैं अपनी फील्ड में जो मेरे कोलीग्स हैं उनकी जो भी हेल्प कर सकूं, बिकॉज अगर बड़ा इंसिडेंट है तो उसमें मुझे भी कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, पूरे देश को हिला दिया था इस खबर से। जी, तो पहले तो अजीब सा लगा कि यार कहीं ये मतलब कैसे हो गया। और जब वो फिर मुझे मेरे फील्ड रिपोर्टर्स का फ़ोन आना शुरू हो गया, ऑफिस से फ़ोन आने शुरू हुए, तो उस टाइम ये रियलिटी हुई कि हाँ ये मूसेवाला का असल में ही मर्डर हो गया है। और फिर ये मेरी जॉब प्रोफाइल है कि उसको कंफर्म करूं क्या हुआ कैसे हुआ।
और ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा मेरे लिए कि मैं उनको पहले कभी नहीं मिला, और मैंने उनके जितने भी सॉन्ग सुने हैं मैंने उनकी मर्डर के बाद सुने हैं। और जो मतलब जो उनका लाइफ का लास्ट डे था वो मेरा एक्चुअल में फर्स्ट डे था उनकी लाइफ में। पहले मैं भी यकीन करता रहा कि ये सॉन्ग्स उनके गन कल्चर के ही हैं सारे ना, बट बाद में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे कुछ और भी लगा इसके बारे में। आपने उनके इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, उनके जो बुक्स के लिए रिसर्च कर रहे थे उनके फ्रेंड्स से भी मिले होंगे, उनके टीचर से भी मिले होंगे। जी तो जी जी जी। तब आपको एक जो असली जो उनका फैन जो मूसेवाला थे वो इमेज आपको पता चली, क्योंकि पहले तो एक परसेप्शन बना हुआ था कि गन कल्चर को प्रमोट कर। जी हाँ बिल्कुल, वो वो काफ़ी कुछ मुझे लगा कि वो मार्केट के लिए भी करते थे, बिकॉज उनके फैंस को वो सब कुछ पसंद था तो वो उसके लिए करते थे। सेकेंडली ये कि मूसेवाला अकेले तो नहीं थे जो गन कल्चर को कर रहे थे, बाकी सभी सिंगर्स भी कर रहे हैं, तो उनकी इतनी फॉलोइंग क्यों नहीं हुई? इसका मतलब मूसेवाला में कुछ था ना जो उनकी फॉलोइंग है। और फिर जो बाद में उनके सॉन्ग्स आते रहे उन सॉन्ग्स में उनका एक डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल आ गया। जैसे उनका सॉन्ग 295 था, और उस सॉन्ग का तो हर कपलेट एक अलग चैप्टर है, उसको समझाना कि इस 2 लाइनों का क्या मतलब है, उसका क्या बैकग्राउंड क्या है, कैसे है वो सारा ना। 295 SYL और पंजाब जब किसान आंदोलन चल रहा था उस पर वो गए थे, शामिल हुए थे, पंजाब सॉन्ग लिखा था। तो ये दिखाता था कि वो केवल म्यूजिक से ही नहीं रिलेट कर रहे हैं, वो पंजाब के बाकी जो इश्यूज हैं उनके लिए भी लड़ना चाहते थे, उनके लिए भी लड़ना चाहते थे। यस यस यस, मूसेवाला अलग इसीलिए है बिकॉज उनके गानों के पीछे एक सोच बनती जा रही थी, वो एक इश्यूज को उठा रहे थे उसमें ना, और इसीलिए उनके इतने एनिमीज भी बन गए, इतने दुश्मन भी बने उनके। आपने बुक में जो पहला चैप्टर ही लिखा है वो द लास्ट राइड लिखा है, जो उस दिन की शाम थी, उस दिन नॉर्मल रूटीन था घर पे, वो नॉर्मल वो उठे शाम को, सबसे फैमिली से बातचीत की, और जिस दिन तो उनके साथ में 2 लोग भी आ रखे थे, वो उनके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, उसके उनके बारे में मानना तो उनका कोई इंटरव्यू आया पब्लिक डोमेन में उसके इंसिडेंट के बाद भी, क्योंकि काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बारे में। कौन थे वो लोग? क्योंकि शुरू में लोगों ने शक किया कि ये लोग तो इन्वॉल्व नहीं हैं। हाँ, उनके ऊपर उनकी काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई थी, गुरिंदर और गुरविंदर, ये मूसेवाला के फ्रेंड्स हैं, हम पंजाब में कज़न्स भी हैं, उनमें से एक तो उनके रियल कज़न भी है। तो वो गाड़ी में थे उनके साथ, और उनकी कहीं भी इंटरव्यू ज़्यादा नहीं आई, बहुत महीनों के बाद कुछ इंटरव्यूज़ आई थी उनकी ना। उसका एक कारण तो ये था कि पहले वो दोनों हॉस्पिटल में थे, फिर उनकी बड़ी पुलिस ने भी क्वेश्चनिंग की। आई मीन पब्लिक परसेप्शन था कि इन दोनों को के ऊपर सस्पिशन है, और पुलिस को भी था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ आया नहीं कि उनका कोई वो था। अभी भी उनके घर आते जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनका इसमें कुछ हाथ नहीं था। मैं उनसे मिला हूँ और बहुत मुश्किल से मैं मिल पाया हूँ, और बहुत कम बात हुई है। तो लास्ट राइड जो चैप्टर है जिसका आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, वो मैंने उस चैप्टर को इसलिए लिखा सबसे पहले बिकॉज मैं उस मर्डर में आता ही मर्डर वाले दिन हूँ, मूसेवाला की स्टोरी में अपनी शुरुआत उस चैप्टर से हो रही है। जी। तो उसके बाद फिर मेरे रिसर्च पीछे होते रही अपने न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून के लिए, डेली रिपोर्टिंग, डेली फॉलोअप कर रहे हैं। फिर हमने इसके लिए जो लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं वो भी किए, पीरियोडिकल रिसर्च भी की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की इंटरव्यूज़ भी की, दिल्ली पुलिस के साथ भी रिसर्च करता रहा मैं। तो फिर उनके जो डिफरेंट फैसेट्स थे, डिफरेंट लेयर्स थे, वो खुलते गए। तो इसलिए मैंने बुक का पहला चैप्टर ही लास्ट राइड किया है, इंस्टेड ऑफ के ये मैं उनकी बचपन से शुरू करूँ या वहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज मेरी किताब उनकी बायोपिक नहीं है। मेरी जो किताब है वो उनका मर्डर के दिन से शुरू होके लेटेस्ट 15 मई जब ये किताब पब्लिश हुई है, 3 जून को ये रिलीज़ हुई है, तो 15 मई तक की इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन का अपडेटेड है। और इसमें मेरा बिकॉज मेरा ये मानना है कि मूसेवाला का जो राइज़ है वो पंजाब के एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हुआ है, वो इतना पॉपुलर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हुआ, और उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उनके दुश्मन बने, उनके ऊपर केसेस रजिस्टर हुए, और वो सब उनके गीतों में रिफ्लेक्ट हुआ। और ये उनका जो मर्डर है वो भी पंजाब के मसलों के बीच में ही हुआ है। तो जो उनकी लाइफ है
वो एक प्रतिबिंब है, एक एम्ब्लेमेटिक है पंजाब का। तो मैं सर बात करना चाहता हूँ उनके बचपन से। आपने एक बुक में मेंशन भी किया हुआ है कि जब वो स्कूल जाते थे, बापूजी वो बस नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो जी। साइकिल से जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर दोबारा कोचिंग पढ़ने जाते थे, फिर वापस आते थे। इतनी कम उम्र में उनको पता था कि मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है सक्सेसफुल होने के लिए, और उन्होंने कभी किसी चीज़ का एक एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि मैं ये मेरे पास रिसोर्स नहीं तो मैं रुक जाऊँगा। जी बिल्कुल, इनफैक्ट इसीलिए लोगों को उनसे प्यार हुआ, बिकॉज पंजाब के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब की ये कहानी है कि वो इतनी दूर साइकिल चला के जाते थे। मैं भी बचपन में जाता रहा हूँ तो लोग इस बातों से आइडेंटिफाई करते हैं। और वो उनका गांव है मूसा, जिसमें कि उनकी कोई 6 एकड़ के ज़मीन फैमिली की थी लैंड। तो उसमें उनके फादर आर्मी में थे, आर्मर्ड ब्रिगेड में थे। तो उसके बाद वो वहाँ से उनकी इंजरी होगी एक्सीडेंट में, वो वहाँ से आर्मी से रिटायरमेंट के बाद वो मानसा फायर स्टेशन में लग गए। तो उनकी जॉब बहुत डिमांडिंग थी और वो एक बार अपनी जॉब से लेट हो गए थे। वो मुझसे वाला को स्कूटर पे लेके जाते थे, फिर अपने ऑफिस जाते थे। तो एक दिन वो लेट हो गए तो उनको बहुत डांट पड़ी। तो फिर उन्होंने अपने सिद्धू मूसेवाला को बोला, शुभदीप सिंह को, कि बेटा यार तुम्हें कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें डेली नहीं छोड़ने आ सकता। तो शुभदीप ने अगले दिन से साइकिल पे जाना शुरू कर दिया। तो तो बचपन से रीजन था जो साइकिल से जाते थे, ये जी। मेन रीजन था कि जी और जी 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 सिद्धू ने अपने करियर में लाइक जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने खुद बोला कि चंडीगढ़ किसी से मिलने गए कि गाना लिख देता हूँ आपके लिए, बट वो फिर मिले नहीं, बोलते आप बाद में आना। तो उन्होंने बोला मैं खुद लिखूंगा, खुद हाँ जी, गाऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तब हुआ था जब वो इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे थे लुधियाना गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में। और तब उनके म्यूज़िक टीचर थे हरविंदर बिट्टू। और वो मूसेवाला ने उनसे तुम भी बजाना सीखा, वोकल म्यूज़िक सीखा उनसे। और उन्होंने एक गाना वो गाना चाहते थे और उन्होंने एक गाने लिखने वाले को कांटेक्ट किया जिसने जो उनको पोस्टपोन करता रहा उनको। तो इवेंचुअली जिस दिन इनको था कि आज मैंने वो गाना रिकॉर्ड करना है, मैं गाऊंगा गाना, मैं ज़रूर गाऊंगा, तो वो उसको लेने गए। उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया। वो घर गए बारिश में, तो जो सॉन्ग राइटर था उसने उनसे पैसे मांगे। तो फिर इनको बहुत बुरा लगा एंड ही सेड कि यार मैं तो पेट्रोल भी अपने फ्रेंड से मांग के स्कूटर में डलवाया, तो मैं नहीं तुझे दूंगा। देन ही डिसाइडेड कि मैं अपने गाने खुद लिखूंगा। और आप देखो गाने उन्होंने खुद लिखे और कहाँ से कहाँ पहुँचे। पंजाबी म्यूजिक को पूरा ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लेके गए। जो बेस फोक म्यूजिक था उसको हिप हॉप के साथ फ्यूजन किया उन्होंने, और वर्ल्ड वाइड 145 से ज़्यादा देशों में लोग गाने सुनते थे। उन्होंने अपने सॉन्ग में बोला भी था कि मूसेवाला जट नॉट 11 वर्गा कल्ला इंडस्ट्री ਨੂੰ खिच्ची फिर दे। जो बोलते थे वो करते थे लोग। मतलब Yes. लोगों के, आपको सर क्या लगता है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो कितना बड़ा इम्पैक्ट थे कि उनकी राइवलरी वही इंडस्ट्री के लोग ही उनको एलिमिनेट करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए? क्योंकि लोगों का तो टेक्निकल इशू आना शुरू हो गया था, साल के साल गाने नहीं रिलीज हो रहे थे, उनको लग रहा था अब तो कोई दूसरा काम कर लेते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मूसेवाला को वो 4 के करीब गाने हर महीने रिलीज़ करते थे। और अभी उनके डेथ के बाद पता चला है कि 100 के करीब सॉन्ग्स हैं जो अनरिलीज्ड है। और वो पर 4 तो वो रिलीज़ कर रहे थे रिकॉर्ड करके, लिख के, बना के, कंपोज करके। यस यस। और फिर वो और गाने रिकॉर्ड भी कर रहे थे। वो इतने फास्ट पेस के काम कर रहे थे। और आपने बिल्कुल सही किया है। उस समय में 2017-18 से लेके 2022 तक अगर किसी के गाने सुने जाते थे तो वो मूसेवाला के थे। बीच में कुछ दूसरे सिंगर्स के भी अच्छे हिट सॉन्ग्स हुए हैं, पर कोई भी इतने लेवल तक नहीं पहुंचा। जैसा कि जब मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि मूसेवाला की आज की वर्थ जब मैं किताब लिख रहा हूँ 500 करोड़ के करीब उसकी वर्थ बोली जा रही है, जो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बताया। और 2018-19 में पंजाबी टोटल म्यूज़िक इंडस्ट्री की वर्थ 600 करोड़ थी। तो आप देखिए कि उनका सच कितना साबित है। वो जो बोला उन्होंने कि वही हुआ एक तरीके कल्ला से। खिच्ची फिरदा सो 5911 उनके ट्रैक्टर का मॉडल का नाम है। और ट्रैक्टर जैसे आपको पता ही है कि वो बहुत पावरफुल इंजन है और वो काफ़ी हैवी लोड को खींच सकते हैं।
सर जो सक्सेस मिली सिद्धू मूसेवाला जी को, लाइक पहले ईयर्स उनकी अर्निंग थी वो शायद 5 लाख की थी, वो बढ़ के इतनी ज़्यादा हो गई कि रिसेंटली वो बापूजी ने बताया कि वो 2 करोड़ से ज़्यादा ईयरली टैक्स देते थे। उनके जो शोज होते थे उसमें 2-3 जिले से पुलिस बुलानी पड़ती थी सिक्योरिटी टीम लोगों को मैनेज करने के लिए। लोग 5 लाख 10 लाख से इतनी भीड़ जुटती थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मूसेवाला का जब मैं उनके बारे में लिख रहा था तो मुझे रीडर्स को ये बताना था कि वो इतना पॉपुलर है और उसके लिए उनके जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ हैं, एक वो बैरोमीटर होता है, एक बैरोमीटर होता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स। हाँ फिर राइट, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपने बिल्कुल सही कहा, वो 2017-18 में 5 लाख था और 2021 बाई 20-21 में उनका 3 करोड़ हो गया था। तो ये उनका एनुअल रिटर्न था। तो आप देखिए कि वो किस लेवल तक वो पहुंच गए थे। सर जो उनको थ्रेट्स मिलने शुरू हुए थे, आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया बुक में। सबसे पहला थ्रेट जो मिला था वो जग्गू भगवानपुरिया से मिला था 50 लाख रुपए के लिए, और उसके बाद उसने फॉलोअप नहीं किया। तो फिर दूसरे गैंगस्टर्स भी थ्रेट करने लगे, बट सिद्धू का सही था, वो उन्होंने डिसाइड कर रखा था मैं किसी को 1 रुपया नहीं देने जा रहा हूँ, मैं क्यों दूँ। और फिर बाद में लॉरेंस ने भी थ्रेट किया उनको। जो गैंगस्टर्स चेंज होते जा रहे थे थ्रेट करते ही, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो थोड़े सिक्योर फील कर रहे थे क्योंकि कोई फॉलो कॉल नहीं आ रही थी। गैंगस्टर्स बदलते जा रहे थे जितने भी गैंगस्टर्स होते थे, बट पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनके बापूजी को और मूसेवाला जी को अपने ऑफिस में बुला के बताया था कि इंटेलिजेंस की बहुत ही हाई थ्रेट्स की एक रिपोर्ट आई थी कि आपको कोई बुके दे के उसमें बॉम्ब हो सकता है, इस तरीके से। तो पुलिस ने तो सिक्योरिटी दी थी प्रॉपर, सब कुछ हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट में। हालांकि उन पर मुकदमे लिखे गए थे बट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी उनको, और वो उसको कवर हमेशा साथ रखते थे, सिक्योरिटी कवर साथ रहता था उनके साथ। जी बिल्कुल। टर्बन की भी स्टोरी है कि उनको कोई टर्बन गिफ्ट करके गया था तो उसमें भी बम थे, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर थ्रेट्स तो काफ़ी थे। असल में जो जग्गू भगवानपुरे के थ्रेट की कहानी है, एज़ पर पुलिस और जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स है, कुछ जर्नलिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया उनके ऊपर। तो पंजाब में जो गैंगस्टर्स का इन्फ्लुएंस है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में वैसे ही है जैसे मुंबई में 1990s का माफिया था। हाँ जी। या जो दिल्ली एनसीआर में है वैसा ही था उनका। तो उनका इंटरेस्ट है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, उनका पैसा लगता है, वो प्रोटेक्शन देते हैं। एट द सेम टाइम उनका कबड्डी में बहुत इंटरेस्ट है। तो जग्गू भगवानपुरिया एक कबड्डी के लीग को रन करता था, ये लेटेस्ट था। जब उसने उनको धमकी दी, उससे पहले जो जितनी भी कबड्डी लीग्स जो श्रोमणी अकाली दल के गवर्नमेंट में शुरू हुई थी, उसमें ये इन्फ्लुएंस करते थे। मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप को नहीं मैं कह रहा, अदरवाइज जो गांव में अखाड़े लगते हैं, हम अखाड़े बोलते हैं उनको। तो हर गांव में जब आप नवंबर दिसंबर में ना, जब पैडी की सोइंग हो जाती है, जिसको हम लोग जीरी बोलते हैं और इंडिया में धान बोलते हैं, तो जब उसको बीज देते हैं हम, तो उसके बाद नवंबर दिसंबर किसान फ्री है। तो ये दिसंबर जनवरी भी आप लगा लो, उसके बीच में पंजाब में सिर्फ कबड्डी के मैचेस होते हैं। तो हर गांव में अखाड़ा लगता है और वहाँ पे बड़े बड़े इनाम होते हैं। तो साथ के गांव की टीमें आती हैं, उस गांव की टीम्स आती हैं, फिर बड़े प्लेयर्स भी आते हैं। एक फेस्टिवल के तरीके से होता है। जी जी बिल्कुल, फेस्टिवल की तरह से। इसी में जैसे किला रायपुर, जिसको रूरल ओलंपिक्स बोला जाता है, वो भी फरवरी में होता है किला रायपुर गाँव में। तो वहाँ पे जो कबड्डी के स्टार्स होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है। उनकी वैसे तो जो ऑफिशियल अवार्ड है या फीस है वो 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे है, लेकिन लोग उनके ऊपर बहुत पैसा उनको देते हैं। जैसे सर जो सिद्धू मूसेवाला का डिरबा में शो हुआ था, जो कबड्डी वहाँ पे हो रही थी, उसके लिए लॉरेंस ने खुद फ़ोन करके मना किया था कि वहाँ मत जाइए, बट क्योंकि वहाँ पोस्टर्स सब थे सारा, तो सिद्धू ने मना कर दिया था मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पर। उन्होंने शो किया भी था। जी तो वो भी एक कंट्रोवर्सी उसके लिए कि जो शूटर्स थे एक दुश्मनी मान के चलते थे कि मेरी बात ही नहीं मानते हैं। भगवानपुरी और लॉरेंस बिश्नोई तो एक ही सिंडिकेट के मेंबर हैं पंजाब में, वो इकट्ठा काम करते हैं। हालांकि भी बाद में उनकी लड़ाई हो गई है। तो जब ये जो कबड्डी मैचेस होते थे उनको वो इन्फ्लुएंस करते थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन सा प्लेयर कौन सी लीग में खेलेगा। मतलब उनका इतना होल्ड था। जैसे शारजा में जो क्रिकेट मैचेस के ऊपर फिक्सिंग और बुकिंग उन सब का था, टीम सिलेक्शन का था, वैसे ही यहाँ पे था। और फिर वहाँ पे कौन सा सिंगर जाएगा। तो जो जग्गू भगवानपुरिया की पहली उनको आई है, ये पुलिस को रिपोर्ट किया गया था ये वाला मसला।
तो उसका फॉलोअप ज़्यादा पब्लिक नॉलेज में नहीं आया है। बाद में लॉरेंस के साथ हुआ कि उन्होंने उसको एक कबड्डी लीग में जाने से रोका था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने नहीं माना। तो सिद्धू मूसेवाला तो अपने हिसाब से चलता था ना कि जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करूँगा, मैं क्यों किसी के नीचे आऊँ ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और जो आपने इसमें बुक में आपने एक बहुत ही अच्छे से बताया, जो जितने शूटर्स थे 6 शूटर्स, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। लाइक एक जो अंकित सिरसा शूटर था जिसकी उम्र 19 ईयर्स की थी, उसने तो पहला मर्डर सिद्धू का किया और दोनों हाथ से गोलियां चला लेता था। आपने सबके बारे में बताया कि क्यों किसकी लाइफ चेंज हुई, क्यों वो जेल गया तब जाके बदल गया। प्रियव्रत फौजी के बारे में आपने बताया कि आपने सबके डीपली बताया कि मतलब कोई जन्म से बदमाश नहीं होता है। हाँ, मतलब देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं जर्नलिस्ट हूँ, ऐसा जर्नलिस्ट हूँ जो ना लेफ्ट में हूँ, ना राइट में हूँ, ना सेंटर में हूँ, ना कहीं। और मेरी जर्नलिज्म सारी ही एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म की मैंने कोशिश की है हमेशा अनबायस रहने की। तो मेरे में और पुलिस में, एक जर्नलिस्ट में और पुलिस में ये फ़र्क है कि उनके लिए एक डेटा है, FIR नंबर इतनी है। हमारे लिए जर्नलिस्ट के लिए वो लाइफ है, उनके लिए वो पैरवाई है, इन्वेस्टिगेशन है। हमारे लिए वो सोशल क्वेश्चंस है जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि हमने लिखना है, हमने समझना है ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम ऐसा क्या करें कि ये आगे से ना हो। तो इस केस में तो 31 एक्यूज्ड हैं और बिकॉज हर कोई भी हम आर्ट फॉर्म करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में 400 वर्ड की लिमिट है, 500 की, फुल पेज कर रहे हो तो मैक्सिमम 2000 वर्ड की लिमिट है, तो बुक की भी एक लिमिट है। तो मुझे था कि मैं एटलीस्ट जो मेन एक्यूज्ड है, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जो ये 6 शूटर्स हैं। हाँ जी। अब शूटर्स तो उनकी तो कोई लड़ाई नहीं थी मूसेवाला के साथ ना, उनकी तो उन्होंने पैसे के लिए ये किया। तो उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए किया, हाँ या उनकी अपनी क्या लाइफ थी। मैंने उनको ना एक ह्यूमनाइज करने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की है। मेरा मन था मैं बाकी जो हुए हैं, जैसे अनमोल बिश्नोई के बारे में मैं ज़्यादा और लिखना चाहता था। हाँ, और जो पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट है अरविंदर रिंदा, हाँ जी, तो मैं उनके बारे में भी और ज़्यादा करना चाहता था, लेकिन मेरा अभी स्कोप नहीं था। मे बी कभी इस बुक का मैं सीक्वल में उन सब के ऊपर करूँगा। तो मेरा फोकस था कि इस बुक से मैं ये बात जो मैं मानता भी रहा हूँ कि कोई भी बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता, हमारा सिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंट है जो क्रिमिनल बनाता है। लॉरेंस बिश्नोई के 110 एकड़ लैंड है, तो उसको ऐसा क्या पड़ा था कि वो क्राइम में चला गया। हाँ जी, उसको रैंसम वो लेता है, और ये बिल्कुल सही बात है, वो रैंसम लेता है। उसने कई मर्डर्स किए हैं और मैं चाहता हूँ कि उसको हर मर्डर की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। और पर मुझे लगता नहीं है कि जो विटनेस है उसके खिलाफ खड़े होंगे इतने केसेस में। उसको जो उसका ने किया है उसको उसके देश के कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसी टाइम हमें ये भी सोचना होगा कि आगे से एक लड़का जो एक गांव से उठ के चंडीगढ़ शहर में आया था पढ़ने के लिए, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसकी लाइफ लॉन्ग दुश्मनी बन गई और उसने किताबें पढ़ने की बजाय वो FIRs और अपने कोर्ट के केस पढ़ रहा है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जाने की बजाय वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम में जा रहा है। प्रोफेसर्स उसी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ जी, वो भी वहीं से पढ़ के गए हैं, वहीं उन्होंने पढ़ाया भी है, और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई जैसे लड़के निकले हैं। तो मेरा मकसद था, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने शूटर्स अंकित शेरसा, अब अंकित शेरसा का लाइफ का मोटिव ही लॉरेंस बिश्नोई बनना है। तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है हमारे सिस्टम के ऊपर। हाँ जी। और सर आप जो पंजाब का एक क्राइम तो है, गैंगस्टर्स हैं, सब कुछ है, मगर जो ड्रग्स है उसको कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो क्राइम के लिए ड्रग्स भी जिम्मेदार है। जैसे केकड़ा था जिसने रेकी की थी सबसे पहले, उसने सुनने में पता चलता है केवल 15,000, बापू जी ने बताया 15,000 रुपए के लिए उसने मुखबरी की थी सारी रेकी की। बापू ने बोला मेरे पास आता मैं तो 100 लाख रुपया दे देता कि अगर मेरे बच्चे की जान चली जाएगी मैं उसको वो मांगी कीमत दे देता। लेकिन और केकड़े ने पुलिस से बोला कि मुझे नहीं पता था कि वो जान ले लेंगे। जी 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 बिल्कुल। एक केकड़ा और निक्कू, हाँ, तो वो ड्रग एडिक्ट था। जैसे वो शूटर है रूपा, वो भी ड्रग्स लेता था, मानू गुस्सा भी लेता था। रूपा तो बिल्कुल ही टोटल एडिक्ट था ना, वो तो इरिवर्सिबल था। तो यही तो ये ट्रेजेडी है केकड़ा और निक्कू जैसे की। उनको पता ही नहीं है कि हम जो ये 15,000 के लिए, उनमें से एक को ये भी बोला गया था कि वो उनके घर बना देंगे, उनकी सिस्टर के लिए कर देंगे। बेसिकली
हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो उनको भी समाज में रहने के लिए एक ऐसा नाम चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ। तो शायद केंकड़ा को लगा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के साथ हूँ तो मैं ही फन्ने खाऊँ। अब आप देखिए 15,000 रुपये के पीछे उसने 500 करोड़ वर्थ आदमी का। सर आपने बुक कि में उसके एक मर्डर पूरा में चैप्टर माँ के बारे में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा उनका जो deeply रिलेशनशिप था involvement बापूजी है। माँ के वो कह दोनों रहा के है साथ कि इतना मैंने प्यारा था कि रैकी, लोग आइडलाइज की कर थी, पा रहे हैं कि हमें भी वो ऐसे ही मानता अपने है इस माँ बात बापू को को। प्यार वो कह करना रहा है है। कि मैंने बट जो मर्डर माँ को, के साथ उनका मुझे बॉन्ड मर्डर का था नहीं पता बहुत था, अच्छा सब था। कुछ उनके नहीं पता बर्थडे था। पे उन्होंने सॉन्ग रिलीज तो किया था डियर और मामा। फिर उसने अपना उसके फोन बारे भी में सर डिस्ट्रॉय बताइए, कर क्योंकि दिया। आपने मम्मा से खुद तो बात ये की तो थी बुक क्वेश्चन है लिखने से जो उसको पहले, बताने क्या पड़ेंगे। डिसीजन था, कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप ऑडियंस के लिए? जी, वो उनकी मदर के जो चैप्टर था, वो एक बार मेरा मन था कि मैं बुक को वहाँ से शुरू करूँ, पर फिर हमारी बुक का जो स्ट्रक्चर था, वो फ्लो, वो उसके हिसाब से नहीं जा रहा था। वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर था। हाँ जी। डिफ़िकल्ट तो ये सारी बुक थी, मतलब हर लाइन बहुत मेरे लिए ट्रॉमेटिक थी। हालांकि ये मेरी 6th बुक है और मैंने पहले भी क्राइम स्टोरीज लिखी है और डेली का ये मेरा काम है। लेकिन ये ऐसा केस था, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था इसको लिखना, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मदर के बारे में लिखना। और जब आप उनसे मिल के घर आते हो और आप लिखने बैठते हो, तो हाँ आप जी। वो सारे मोमेंट्स ना रिलीव करते हो। और उनके दूसरे इंटरव्यू सुनी, इंटरव्यूज़ में वो बोलते हैं, कहीं वो बहुत भावुक भी होते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल है। 28 साल का जवान लड़का जो वर्ल्ड में इतना फेमस है, अगर वो ऐसे चला जाए तो बहुत मुश्किल था। और समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बात लिखें और कौन सी बात छोड़ें। और जब उनको मैं मिलता था, मैं अपनी लाइफ में बहुत लोगों की मैंने इंटरव्यूज़ की है, हाँ जी। छोटे से लेके बड़े तक की, लेकिन वो एक पहले पर्सनैलिटी थे जिनके आगे मुझे समझ नहीं आता था मैं उनको क्या पूछूं। और मैं बस बैठता था उनके पास और जो वो बात करते थे, और हमारी मुलाकात भी ज़्यादा नहीं हुई बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो जहाँ भी मैं मिल सका, कभी मैंने उनको लोगों के साथ बात करते हुए दूर से सुना, कभी मैंने उनसे बात भी की, हाँ जी। बाद में मैंने उनको बुक भी दी। तो मैं बहुत स्पीचलेस रहा हूँ उनके सामने ना, मुझे नहीं समझ आया मैं उनसे क्या बात करूँगा। तो जो भी उनका मन था, जो उन्होंने बोला, जैसे आप देखो कि मूसे वाला को वो गग्गू बोलते थे, हाँ जी। राइट, तो वो हमेशा गग्गू कह के बात करते थे। और उन्होंने बताया मुझे कि मैं अभी भी काफ़ी बार, जब गग्गू ने, सिद्धू मूसेवाले ने हाँ जी। किसी बड़े इवेंट पे जाना था तो होता था, या कुछ उसको लगता था कि आज मेरा बड़ा दिन है, तो वो कहता था अपनी मम्मी से ही बालों की कंघी करवाता था, क्योंकि वो बचपन से करवाता है। हाँ जी। तो ये देखो आप कितना बड़ा बॉन्ड है। कितने लड़के हैं जो आजकल इस उम्र में आके अपने मदर से कंघी करवाते हैं, एक तरह से एक ब्लेसिंग्स वो ले रहा है। और मुझे लगता है इन्हीं छोटे छोटे जेस्चर्स की वजह के कारण उसको इतना प्यार मिल रहा है, करोड़ों लोगों का हाँ प्यार जी। मिल रहा है। और जो सर- मूसेवाला की मदर है, सॉरी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे की जो आवाज़ थी वो तो बिल्कुल जैसे एक मेलन होता है, खरबूजा बोलते हैं उसको। हाँ जी। हाँ जी। उसको मानसा एरिया में सरदा सारदा ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। और तो जो मूसा विलेज है उसका सरदा इतना पॉपुलर था कि उसकी मुंबई बॉम्बे में खास डिमांड थी, और गुजरात के ट्रेडर्स उसको लेके जाते थे। तो उसका नाम ही मूसे दा सरदा था, हाँ जी। और मूसे गांव का इससे पहले कोई भी चीज़ अगर पॉपुलर थी तो वो मेलन सरदा था, है, वो सरदा था। तो उसके बाद मूसे वाला हुआ, ये वाला। तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि मेरे बेटे की आवाज़ मुझे शुरू से उस सरदे जैसी मीठी लगी। तो आप देखो उनका दोनों का किस लेवल का था। और जब मैंने उनको ये बुक दी है तो उन्होंने मुझसे ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोला उनको, है ना। और मैंने उनको ये बुक दी तो उनके सिद्धू मूसेवाला के फेस पे उन्होंने ऐसे हाथ फेरा जैसे एक नया पैदा हुआ बच्चा मैंने उनकी गोदी में रखा है। और मुझे बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा होगा जी वो। जी 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 जी।
और सर आपने बुक में लिखा है कि उनकी 1 महीने के बाद शादी भी होने वाली थी, जी। तैयारियां जोरों से चल रही जी थी, सब बिल्कुल, कुछ। यस यस। कितना ज़्यादा मुश्किल वक्त फैमिली के लिए, क्योंकि जिस दिन से घटना हुई है 29 में लास्ट ईयर, उसके बाद से शायद ही ऐसा दिन हुआ होगा जिस दिन माँ बापू जी ने जस्टिस के लिए संघर्ष ना किया हो। वो अभी भी होप है, सारी चीज़ें हैं। वही अगर आप सर लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं तो वो उसका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था, उसने एक पंजाब के रिपोर्टर के साथ न्यूज़ चैनल पे दिया। वहाँ वो कह रहा है कि विक्की मिद्दू खेड़ा थे, गुरलाल बराड़ थे, इनके मर्डर में सिद्धू मूसेवाला को एक तरीके से इनडायरेक्टली कि इनको पता था, इनके नॉलेज में था। और जो विक्की मिद्दू खेड़ा का जो हुआ था मर्डर, उसमें सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर, वो बोल रहा है लॉरेंस की मैनेजर शगनप्रीत था। हालांकि वो एसोसिएट था ही नहीं किसी भी तरीके से। बापूजी ने भी खंडन किया है कि शगनप्रीत ने उनके मर्डरर्स को असिस्ट किया था, इसलिए मैंने बदला ले लिया। ये सर कौन सी बात होती है? मतलब ये तो एक तरीके से यही होता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, कानून मेरे हाथ में है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन है। और जैसे मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से अलग एक मेरे मन में थॉट आ रहा था, बिकॉज आप शुभदीप सिद्धू मूसेवाला की हाँ मदर जी। की बात कर रहे थे, तो मेरा ध्यान आया लॉरेंस बिश्नोई की मदर के ऊपर। तो उनकी भी क्या लाइफ है ना, 2 उनके जवान बच्चे हैं और 110 एकड़ उनकी लैंड है, और उन्होंने उसका नाम रखा था लॉरेंस कि हाँ मेरा जी। बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत गोरा चिट्टा था, और कि ये बड़ा होगा, अफसर बनेगा। उसको बड़े स्कूल में भेजा पढ़ने। और लॉरेंस एक स्कूल है हमारे हिमाचल प्रदेश में है। हाँ जी। तो ये बहुत पॉपुलर स्कूल था, एक ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने कि उस टाइम बहुत स्कूल चलाए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हाँ तो जी। एक वो भी मदर बैठी है ना। तो अब गैंगस्टर्स क्या ये सोचते नहीं है कि हम अपनी मदर के लिए आंसरेबल हैं? आप सबसे ज़्यादा आंसरेबल दुनिया में, भगवान तो चलो हम सोचते हैं है कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन आप एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को और स्पेशली मदर को, मुझे लगता है कि आप अपने हर एक्शन के लिए अपनी मदर के लिए को आंसरेबल हो। आपकी हर बात आपकी मदर के ऊपर इम्पैक्ट होती है। सर तो जैसे जी, तो पता नहीं वो कैसे सोचता होगा लॉरेंस बिश्नोई कि मेरी मदर ने तो मुझे पढ़ने भेजा था और मैंने क्या किया हाँ है, जी। और उसका छोटा भाई भी। और जो आपने लीगल बात की वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। विक्की मिड्डू खेड़ा एक स्टूडेंट लीडर था, हाँ जी। और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में था, और लॉरेंस बिश्नोई डीएवी पब्लिक स्कूल में था। और मिड्डू खेड़ा को लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि वो एक तरह से मेरा बड़ा भाई था, मेरा गॉडफादर था, जिसने मुझे चंडीगढ़ में पॉलिटिक्स में ज्वाइन करवाया और मेरी हेल्प की। हाँ जी। तो एक लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुआ था आफ्टर द मर्डर। उसमें वो स्पीच दे रहा है, बहुत छोटा सा लड़का है, +1 +2 आई थिंक BA फर्स्ट ईयर है अपन पे। हाँ जी। तो उस पे उसके पीछे जो लड़का, एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा है, वो विक्की मिड्डू खेड़ा है। तो उसके बाद विक्की मिड्डू खेड़ा की भी ग्रोथ हो रही है, और वो ग्रोथ जो पुलिस की प्रोफाइलिंग है, जो पुलिस की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से उसकी जो ग्रोथ है, वो उसको माना गया है कि वो उसकी बहुत इज्जत है सभी गैंग्स में और हाँ जी। पॉलिटिकल पार्टीज में, और वो श्रोमणी अकाली दल का यूथ लीडर भी बनता है। और श्रोमणी अकाली दल के सोर्सेज भी मुझे बताते हैं कि वो विक्की मिड्डू खेड़ा बहुत नरम स्वभाव का था, और उसको माना जाता था कि वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर देगा। जैसे डिस्प्यूट, चाहे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स के डिस्प्यूट हैं, चाहे गैंगस्टर्स के हैं। और ये एलिगेशन लगता है कि विक्की मिड्डू खेड़ा, हालांकि उसकी फैमिली डिनाई करती है, ये एलिगेशन लगता है कि वो एक तरह का फाइनेंसर था, और वो मनी का जो अकाउंटिंग थी हाँ जी। हाँ लॉरेंस की या शायद किसी और की, वो विक्की मिड्डू खेड़ा करता था। तो उसका जो मर्डर हुआ वो हरियाणा के शूटर्स ने किया था, हरियाणा एंड NCR एरिया से। हाँ जी। और एज पर द पुलिस FIR जो उनकी रैकी करवाई गई, जिस बंदे ने करवाई वो शगनप्रीत था। शगनप्रीत को मूसेवाला का मैनेजर बोला जा रहा है, और एज पर मूसेवाला फैमिली उसने मूसेवाला के 4-5 शोज करवाए हैं। मूसेवाला का कोई भी परमानेंट मैनेजर नहीं है, हाँ जी। ना कभी था ना है, कभी भी उसने परमानेंट मैनेजर नहीं बनाया। उसका कोई भी मैनेजर 4-5 शो, 7-8 शो से ज़्यादा उसके साथ रहा नहीं है।
तो मैंने कुछ मैनेजर से बात की है, तो मैं इस बात को बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूँ। और तो वो जो शूटर्स थे वो शगनप्रीत के साथ ही घूमे, रैकी की, उसी की गाड़ी में रैकी की, उसी के फ्लैट में रहे हैं, और उन्होंने अगस्त 2021 में विक्की मिंडू खेड़ा को मार दिया। तो सर आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि अगर ये शगनप्रीत फरार ना होता, पुलिस पकड़ लेती, तो शायद मूसेवाला का जो मर्डर था वो रोका जा सकता था? एक्चुअल में वहाँ के ऊपर भी पुलिस का क्वेश्चन है, बिकॉज पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, पुलिस ने उसको बुलाया, उसकी क्वेश्चनिंग की और उसको वापस भेज दिया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसको वापस क्यों भेजा गया। उसके बाद वो भाग गया यहाँ से, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और वो तब से साइलेंट है। और इतने एलिगेशंस लग रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस गैंग्स एंड ऑल दैट। शगनप्रीत का कोई बयान नहीं आया है, हाँ जी, कहीं पे उसका कुछ नहीं आया है। उसके एक दो हल्के फुल्के बयान आए थे कि मैंने तो ये नहीं किया, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिद्धू मूसेवाला की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो एक बात होगी। अब तो शगनप्रीत जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि वो कौन कौन इन्वॉल्व था, कि क्या हुआ था। और दूसरा इसका एक जो मेन एस्पेक्ट हुआ है वो ये है कि जो जब ये मर्डर होता है तब कांग्रेस गवर्नमेंट पंजाब में पावर में थी। उस समय चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर, और उस टाइम तक मूसेवाला के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट में 4 केस रजिस्टर किए। हाँ जी, 4 केस थे उसके ऊपर। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का 294-95, गन कल्चर का था उसके ऊपर, दूसरे 2 और थे, उसने AK-47 से फायरिंग रेंज में फायरिंग की थी, उसके गार्ड्स भी सस्पेंड हुए थे। तो उस समय तो कैप्टन अमरिंदर की गवर्नमेंट थी और सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। उसने कांग्रेस ज्वाइन की दिसंबर में, जब नवजोत सिद्धू ने उसको ज्वाइन करवाया, और नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की बनती नहीं थी। हाँ जी, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन थी, इसने सिद्धू मूसेवाला का नाम नहीं आया इसलिए शगनप्रीत को जाने दिया। इस बात को मैं, जो इन्वेस्टिगेशन था वो बिल्कुल फेयर था। आप देखो, फेयर का भी क्वेश्चन मार्क तो है। उनके पास मौका था, वो सिद्धू मूसेवाला को भी क्वेश्चन कर सकते थे, फ्रेम कर सकते थे, शगनप्रीत को अरेस्ट करते थे। उसके बाद मार्च में आम आदमी पार्टी आ गई, और आम आदमी पार्टी के पास भी 2 महीने थे। अगर उनको लगता था कि पुलिस ने इन्वॉल्वमेंट नहीं की तो वो तब इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चनिंग कर सकते थे। चलो हम ये मान लेते हैं कि सरकार नहीं थी, उनके पास और प्रायोरिटीज थी, तो फिर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया। उसके बाद गोल्डी बराड़ ने बोला, जो उसने एक 1.5 घंटे बाद ही उसने क्लेम किया कि हमने इसको इसलिए मारा है बिकॉज इसने विक्की मिंडू खेड़ा को मर्डर में हाथ था, और इसका मेरे भाई गुरलाल बराड़ के मर्डर में हाथ था। ये 2 नाम उसने लिए। तो अब आम आदमी के पार्टी के पास तब से अब तक 1.5 साल का और टाइम है, अभी तक भी कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में सिद्धू मूसेवाला का नाम नहीं आया। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उसको पब्लिक फोरम में लेके आओ। सिद्धू ने बोला भाई कि मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ, किसी को जांच करनी है, आइए आप बात करिए आके, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ। और सर आप जैसे पंजाब में जो गैंगस्टर्स हैं, आपने बुक में भी मेंशन किया डिम्पी चांदवान के बारे में, कि उनको गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर्स बोला जाता है, फर्स्ट गैंगस्टर ऑफ पंजाब बोला जाता है। उनके यूपी में मुख्तार अंसारी से बहुत अच्छे संबंध थे, अतीक अहमद से बहुत अच्छे संबंध थे। इवन जब 1990 में उनकी शादी होती है डिम्पी चांदवान की, तो मुख्तार अंसारी चीफ गेस्ट थे। उनके बारे में सर आप, क्योंकि डिम्पी चांदवान के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, मूसेवाला ने अपने गाने में भी मालवा ब्लॉक में उनका जिक्र किया है कि टेडी पग बांधे डिम्पी चांदवान वर्गी। डिम्पी चांदवान के बारे में आप कुछ बताना चाहें अगर हमारे ऑडियंस को? जी बिल्कुल। पंजाब का जो डार्क पीरियड था, वैसे तो पंजाब के 8वीं शताब्दी से बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड्स आए हैं। हर 20-25 साल में कुछ ना कुछ पंजाब में वायलेंस हुई है, चाहे वो इन्वेडर से हुई हो, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम है, चाहे उनकी इंडिया में मुगल्स के साथ लड़ाई थी, जो भी था। तो जैसे ही टेररिज्म ख़त्म होता है 90s में, तो उस समय डिम्पी चांदवान पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और वो वहाँ पे एक लीडर की तरह राइज करता है। तो पंजाब में का ना एक कल्चर है, एक हीरो वर्शिप का कल्चर है वहाँ पे। हाँ जी। और जैसे ही कुछ वैक्यूम होता है थोड़ी देर का, तो एक नया हीरो आता है, और वो पहले हीरो से बिल्कुल अलग होगा। पर एक बात उसमें डेफिनेट है कि वो हीरो हमेशा एक रिबेल होगा। वो हीरो ऐसा होगा जो रॉबिन हुड होगा, आउटलॉ होगा, जो सिस्टम को नहीं मान रहा।
वो क्रिमिनल भी हो सकता है। जैसे हाँ जी। ज्यूना मोड़ था, उस डाकू के ऊपर अभी एक नई फिल्म आ रही है, उसके ऊपर हर बंदे ने उसके ऊपर गाना लिखा हुआ, हर सिंगर ने। और ऐसी जग्गा डाकू की भी कहानी है, ऐसी कई कहानी है वहाँ पे। तो डिम्पी चांदबन सडनली स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में राइज करता है, और फिर वही लड़ाई झगड़े, उसमें एक प्रोमिनेंट वहाँ पर लीडर है माक्कन सिंह, उसका वो मर्डर करता है, और जैसे ही वो मर्डर करता है वो हीरो बन जाता है। वो भी फरीदकोट से आया है, उसी एरिया से, जो वो मालवा बेल्ट है, जहाँ से लॉरेंस बिश्नोई भी है, विक्की हाँ जी। गौंडर, ये सब जयपाल भुल्लर, ये सब वहाँ से, तो ये भी उसी एरिया से है। और ये सडनली एक ऐसी जगह पहुँच जाता है उसका लेवल की सभी यूथ उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और आजकल के ज़माने की तरह इंस्टाग्राम वगैरह तो तब था नहीं, इंटरनेट भी नहीं था। हाँ जी। तो फॉलोइंग है कि लोग उसको मिलने जा रहे हैं, जहाँ वो जा रहा है लोग उसको कर रहे हैं। तो जैसे वो जेल से छूट के आया तो कहते हैं कि 500 कारों का काफिला उसको लेने गया हुआ, डिम्पी चांदमान को। तो जितने भी ये स्टूडेंट्स लीडर होते हैं, इन सब की या तो ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होती है, या फिर इनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है पॉलिटिशियन। सर मैं इस पे आना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सिद्धू का जब मर्डर हुआ उसके बाद से लॉरेंस के जो इंटरव्यूज़ आए, इतनी आसानी से सर जेल में लोग नॉर्मल कैदिस मिल भी नहीं सकते हैं, या वीडियो कॉल पे इंटरव्यू चल रहा है, क्वालिटी इतनी अच्छी थी वीडियो की, पंजाब पुलिस ने डिनाई किया कि नहीं हमारा वीडियो नहीं है, फिर 3 दिन बाद दूसरा वीडियो आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती है कि सिस्टम कुछ ना कुछ तो बाकी लोग भी इन्वॉल्व है। ये 6 शूटर्स लॉरेंस और गोल्डी बरार, इनके अलावा बाकी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि माँ बापूजी ने नाम लिए हैं, सिंगर्स के भी नाम लिए हैं। और जब मर्डर हुआ पंजाब में सिद्धू जी का, जो मानसा के एसएसपी थे गौरव तुरा, उनका ट्रांसफ़र तक नहीं हुआ, काफ़ी लंबे टाइम तक वो वहीं एसएसपी बने रहे। आप बाकी किसी भी शहर में अगर होता है ऐसी घटना, नॉर्मल घटना भी होती है, घटना सबकी घटना बराबर होती है, बट इतना हाई प्रोफाइल केस था, उसके बावजूद उनका ट्रांसफ़र या कुछ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उनका काफ़ी महीनों तक वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, जो बहुत अनकॉमन था। नॉर्मली छोटे से इंसिडेंट पे हो जाती है। तो वहाँ पुलिस से जब क्वेश्चन करते थे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते थे कि बिकॉज इतना बड़ा केस हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हम उनको वहाँ से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जो सीआईए इंचार्ज है वहाँ के मानसा के, जिनकी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन करनी, उन्होंने ही एक मूसेवाला मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, जो दीपक टीनू, उसको उन्होंने अपने सीआईए से भगा दिया, उसको सीआईए लॉकअप से निकाला, अपने घर लेके गए। अपने घर में वो शराब पी के सो गए हैं, और टीनू अपनी गर्लफ्रेंड को भी उसी घर में बुलाता है और भाग जाता है। तो एक सीआईए इंचार्ज तो सबसे बड़ा है, नेक्स्ट टू द एसएसपी, उसी को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा आपने बोला था लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू, तो एक्चुअल में मैं कह रहा हूँ कि वो जो इंटरव्यू थी, उसने जो मेरी ये सस्पिशन है कि ये काम सिर्फ गैंग वॉर का या गैंगस्टर्स का नहीं है, उसको बिल्कुल पुख्ता कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया। बिकॉज इतने लोग हैं जेल में, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू क्यों होती है? वो भी उसके सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी से कुछ दिन पहले जो टाइमिंग्स थी इंटरव्यू की, वो सवाल खड़े करती है। लाइक जो अमृतपाल का क्रैकडाउन हुआ था उनकी बरसी से एक दिन पहले, वो तो पिछले 7-8 महीने से पंजाब में एक्टिव था, तभी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन पहले सारी नाकेबंदी कर दी जाती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई कि फैंस को रोक दिया जाए, उनकी बरसी में शामिल ना हो। ये सब चीज़ें तो सवाल खड़ी करती है सर। जी हाँ, बिल्कुल, ये काफ़ी क्वेश्चन उसकी फैमिली ने खड़े किए थे। गवर्नमेंट ने अपना डिफेंस दिया था कि हमें अभी क्रैकडाउन करना पड़ेगा, बिकॉज क्रैकडाउन के लिए जब टाइम हमें मिलता है हम तभी करेंगे। सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम क्रैकडाउन करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये दोनों जो इंटरव्यूज़ और क्रैकडाउन की टाइमिंग थी, ये डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन है, और मुझे लगता नहीं है कि अभी तक पब्लिक कन्विंस हुई है। आपने सर एक चैप्टर है उसमें उनकी सिद्धू मूसेवाला जी की लाइफ और लिरिक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। उनकी जो लिरिक्स होती थी, वो जैसी लाइफ जीते थे वैसे ही अपने गानों में लिखते थे, वो सेम टू सेम उतार देते थे। उनको कोई किसी का डर नहीं था, बेखौफ होकर जीते थे। उन्होंने लिखा भी था कि वैरिया च दुनिया च कल्ला घूमता की करा हौसले बड़े यार ने। उसके बारे में सब कुछ बताइए, क्योंकि लोग तो ये भी बोलते हैं कहीं ना कहीं खालिस्तान के बारे में कि उनका जो एक तरह सॉफ्ट वो फेवर में थे
बट सिद्धू ने खुद डिनाई किया 1-2 बार इंटरव्यूज़ में कि मैं तो भारत के लिए, मैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं तो इंडिया, उन्होंने डिनाई किया। मगर लोग फिर भी अभी भी वीडियोस वायरल होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो लॉरेंस है, वो खालिस्तान के अगेंस्ट है। आपका सर क्या मानना है उस पर? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल में ना एक थोड़ा सा नैरेटिव आउटसाइड पंजाब है कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी था, लेकिन मेरी सारी रिसर्च में कहीं ये नहीं है। हाँ, उसके गाने में जरनैल सिंह भिंडरावाला को उसने दिखाया था और वो एक क्वेश्चन मार्क है, पर वो दिखाना ये उसका ये मतलब नहीं कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा और उनके घर में जाके मैंने देखा है कि उनके घर में सिद्धू मूसेवाला ने एक महाराजा रंजीत सिंह का जो किंगडम था, सिख किंगडम था, हाँ जी, उसका बहुत बड़ा मैप बना के रखा हुआ है जो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। और वो उस मैप का मतलब है कि वो उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि मैं एक ग्रेटर पंजाब का ड्रीम देखता हूँ। तो ग्रेटर पंजाब डजंट मीन कि वो खालिस्तान है जो इंडिया से अलग है, तो उसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया। और सबसे बड़ी बात, अगर सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी होता तो वो कांग्रेस ज्वाइन ना करता। हाँ जी, बिकॉज कांग्रेस का और पंजाब का, हालांकि कांग्रेस की सरकार भी आई है हमारे मन 2017 से 22, लेकिन हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहा है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो जख्म है हाँ जी, वो अभी भी बहुत सिखों के भरे नहीं है उसका वो और मुझे लगता भी नहीं कि वो भरेंगे जब तक कि उसका कोई क्लोजर नहीं होगा उस हाँ बात जी, का। तो सिद्धू मूसेवाला फिर कांग्रेस पार्टी ना ज्वाइन करते अगर उनका ऐसा बेंट ऑफ माइंड होता। बिकॉज अगर आप खालिस्तानी हो तो फिर आपकी बैकिंग खालिस्तानी है, तो फिर उनका मर्डर भी ना होता। बिल्कुल सही सर, बहुत ही सही बताया आपने। बिकॉज और जो लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे उनके गैंग में जो पंजाब के 10 मेन गैंग हैं, वैसे तो 500 से ज़्यादा गैंग हैं पंजाब में, हाँ जी, लेकिन उन सब 500 गैंग्स के जो पेरेंट गैंग्स हैं वो 10 गैंग हैं। और लॉरेंस बिश्नोई का अलग, भगवानपुरिया का, बिश्नोई, पटियाल, बम्बीहा, ऐसे सब गैंग्स हैं, गुरप्रीत। तो उन सब गैंग में एक ही कॉमन लिंक है, वो हरविंदर रिंदा, जो कि पाकिस्तान की ISI बैक्ड है और उसको अभी भी NIA ने उसके ऊपर इनामी उसको मुजरिम बोला हुआ है। और तो जो रिंदा है वो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट माना गया है, हाँ जी, राइट। तो अगर सिद्धू मूसेवाला खालिस्तान के हक में है तो फिर रिंदा इस केस में वेपन्स क्यों सप्लाई कर रहा है? तो या तो फिर ये क्लेम गलत है, ये NIA का क्लेम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी हाँ का, जी, कि जो वेपन्स मूसेवाला के मर्डर में यूज़ हुए हैं वो रिंदा ने भिजवाए हैं। और उसके मर्डर करने के बाद जो माणूकुस्सा और रूपा के पास वेपन थे वो उनके पास ही रहे, वो उन्होंने एनकाउंटर में यूज़ किए और बाद में पुलिस ने रिकवर कर दिए। और लेकिन जो प्रियव्रत फौजी, अंकित, केशव, कशिश और वो जो दीपक मुंडी था, हाँ जी, उनके वेपन्स तो आज तक नहीं रिकवर हुए, बिकॉज वो उनसे एक और हैंडलर को दे दिए गए, जिस हैंडलर ने आगे वो वापस रिंदा को दे दिए। ये सस्पिशन है पुलिस आपने सर पूरी सारी कड़ियाँ बुक में मेंशन की हुई है कि कैसे कड़ियाँ जुड़ती चली गई, किसका क्या रोल था, किसको व्हीकल सप्लाई करना था, किसको वेपन सप्लाई करने थे, सारा आपने बखूबी इसमें मेंशन किया हुआ है। और जो उनकी लिरिक्स थी, जैसे वो बोलते हुए थे बैरिया च दुनिया च कल्ला गुंदा की करा हौसले बड़े यार ने, उसके बारे में कुछ बताइए कि उनकी जो आपने चैप्टर भी है पूरा उनकी लाइफ और लिरिक्स के लिए। जी जी, उनके जो लिरिक्स हैं वो उनकी मनोदशा के लिए है। जैसे उन्होंने बहुत सारी मैंने इंटरव्यूज़ बाद में सुनी, बिकॉज जब मैं उनके बारे में लिख रहा था तो मैं जानना चाहता कि वो इंसान कैसे थे, उनकी सोच क्या हाँ थी। जी, तो वो उन्होंने ये वर्ड, तितर वर्ड यूज़ किया है तो क्यों किया है, उन्होंने ये दूसरे वर्ड्स यूज़ किए हैं तो क्यों किए हैं। तो मैंने उनके फ्रेंड्स से बात की, क्लासमेट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जब भी मुझे मौका मिला। उनके जो म्यूज़िक टीचर थे हरविंदर बिट्टू, उनके साथ मेरी बात हुई है। तो उन सब का अपना अपना ओपिनियन था उनके बारे में, और वो मिलता था कि वो बहुत शाई था, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, बड़े आराम से बोलते हाँ थे। जी, लेकिन उनकी इंटरव्यूज़, उनकी इतनी इंटरव्यूज़ है, सारा इंटरनेट भरा पड़ा उनकी इंटरव्यू से। उनके जो मोनोलॉग्स हैं, उनकी जो पर्सनल खुद की रील्स हैं, तो आप आदमी को उसमें से पूरा समझ सकते हो। तो उसमें उन्होंने बार बार एक ही बात का किया है कि मैं जब कोई गाना लिखता हूँ तो वो मेरी उस समय की मनोदशा के हिसाब से होता है। जैसे मैंने
लेजेंड गाना लिखा था, मैंने लाइसेंस लिखा था शहीद उधम सिंह के ऊपर हाँ कि जी। जब आपने किसी को मारना है तो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, राइट। तो हाँ जी। इसीलिए अब देखिए उनका मर्डर होता है 29 मई को, और 24 मई को वो जो पंजाब के अकाल तख्त के जो जत्थेदार थे ज्ञानी हरप्रीत सिंह, हाँ जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हर पंजाबी को वेपन्स का लाइसेंस लेना चाहिए। तो उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, लेकिन मूसेवाला ने स्पेशल स्टेटमेंट दी थी और इंटरव्यू दी थी। उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही है, हम बॉर्डर स्टेट है, हम सबके पास लाइसेंस्ड वेपन्स होने चाहिए, बिकॉज चारों तरफ तो गैंगस्टर्स हैं, लुटेरे हैं, और दुनिया में कितने मर्डर हैं जो लाइसेंस वेपन से होते हैं, हाँ जी। राइट। तो मैं पर्सनली तो वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ, तो मेरे पास तो है नहीं वेपन, ना मैं रखने वाला हूँ, तो मैं उस बात को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उनकी ये सोच थी कि हमारे पास वेपन होने चाहिए, और पुलिस डेटा के हिसाब से भी 95-94% जो मर्डर्स होते हैं वो अनलाइसेंस्ड वेपन से होते हैं, जो AK-47 का तो लाइसेंस नहीं था ना हाँ जी। शूटर्स के पास और उन सब के ऊपर। तो ऐसे ऐसे उनके हर सॉन्ग है, जैसे 295 है, 295 सॉन्ग की जो हर कपलेट है वो अलग चैप्टर है। अब जैसे मैंने तो पहले भी एंथम बोला, 295 एज एंथम, क्योंकि लिरिकल वीडियो था वो, इतना बड़ा हिट हुआ है। उनके बाकी सॉन्ग्स भी बिलबोर्ड में ऑलमोस्ट 1 दर्जन सॉन्ग्स तो आ ही चुके हैं। लोगों की पूरी ज़िंदगी लोग गाने गाते हैं, एक गाना नहीं आ पाता है, 12 से ज़्यादा गाने उनके बिलबोर्ड पे आ चुके हैं। और बताता है कि उनकी जो रीच थी, कितनी ज़्यादा रीच थी। मैं एक्चुअल में उनका मैंने उनको फॉलो किया है आफ्टर हिज डेथ, वो 295 सॉन्ग था जिससे मुझे लगा कि मुझे ये बुक लिखनी चाहिए। और सर अभी जो जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का, आपको नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा स्लो है? और जो जस्टिस की होप है वो कितनी ज़्यादा जिंदा, क्योंकि माँ बापू जी तो रोज़ सड़क पे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, और मतलब बहुत बुरा लगता है उनको देख के कि मतलब उनकी इस तरीके से सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी भी मनसा गए थे, मीटिंग हुई थी, तो बापू मिलने के लिए गए थे, बट वो नहीं मिले थे। जी एटलीस्ट आप मिल के 2 मिनट बात सुन सकते हो। हाँ, देखिए इन्वेस्टिगेशन अगर ऑफिशियली ऑन पेपर उसका स्टेटस तो ये है कि वो ओपन है। हाँ जी। जब भी हम पूछते हैं वो कहते हैं हाँ हम ओपन है, अगर हमें किसी और के खिलाफ एविडेंस मिलेगा तो हम पकड़ेंगे। पर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल ये भी कह सकता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हुई पड़ी है। हाँ, उनकी एक्स्ट्रेडिशन की चल रही है, गोल्डी बराड़ के एक्स्ट्रेडिशन की, अनमोल बिश्नोई, सचिन थापन, उनके एक्स्ट्रेडिशन की बात ज़रूर चल रही है। गवर्नमेंट उसमें भी एक्टिव है, लेकिन एक्स्ट्रेडिशन में मुझे नहीं लगता कि 20 साल से पहले किसी की एक्स्ट्रेडिशन होगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है तो भी 8-10 साल से पहले एक्स्ट्रेडिशन नहीं हो। सर आपको लगता है कि सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को केस सीबीआई को हैंड ओवर करना चाहिए, चीज़ें फास्ट होंगी उससे? ये डिपेंड करता है कि क्या सीबीआई इस केस को लेना चाहती है। पंजाब गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं, पंजाब गवर्नमेंट उनको हैंड ओवर नहीं करेगी, तो ये सीबीआई क्या इसको लेना चाहते हैं कि नहीं। इस पर ऑलरेडी एनआईए ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है, और मुझे लग रहा है कि एनआईए इस समय ज़्यादा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। पर क्या वो फुली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि उनका ज़्यादा फोकस गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ब्रेक करने में है रादर देन स्पेसिफिक्स ऑफ दिस केस। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज में ज़्यादा कुछ कर सकती है डेफिनेटली, पर ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर ना। और मुझे इस केस में लगता है कि जैसे आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इन्वेस्टिगेशन का, माँ बाप को सबसे ज़्यादा एक क्लोजर चाहिए कि हमारे बेटे को किसने मारा, वो उनके सामने है, क्यों मारा इसका नहीं पता, किसने कॉन्स्पिरेसी की इसका नहीं पता, कौन सी फोर्सेस हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का जेल से इंटरव्यू करवा रही हैं, कौन सी फोर्सेस हैं कि वो 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया इंटरव्यू हुए और अभी तक पंजाब पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि ये इंटरव्यू पंजाब में हुआ है, बठिंडा के जेल में हुआ है, रास्ते में हुआ है, राजस्थान जेल में हुआ है या दिल्ली जेल में हुआ है। एक लॉरेंस बिश्नोई जिसकी इंटरव्यू होती है और उस इंटरव्यू की दिल्ली पुलिस भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, सीबीआई भी नहीं कर रही, एनआईए भी नहीं कर रही। आप गैंगस्टर का रीच देखो, उसका नेटवर्क देखो, और उस गैंगस्टर ने उस इंटरव्यू को यूज़ किया
एक बहुत बड़े स्टार का वो ओपनली थ्रेट करने में। हाँ जी, उनकी उनकी भी उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ले ली है। सिक्योरिटी मुंबई पुलिस में, हम सलमान खान की बात कर रहे हैं, वो काफी ऐसा enhance कर दी है प्लेटफॉर्म यूज़ security। कर दिया गया और ऐसा लग रहा है जैसे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एक तरफ तो आप गैंगस्टर्स का नेटवर्क ब्रेक कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ऐसी क्वेश्चन इंटरव्यू को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। तो उसमें देखिए, जो जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, अगर मुझे जेल से फ़ोन आएगा कि मैं सिर्फ आपको इंटरव्यू देना चाहता हाँ हूँ, जी, राइट, तो मैं विद द परमिशन ऑफ माय सीनियर्स, माय एडिटर, राइट, मैं वो इंटरव्यू करूँगा, राइट। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा कि ये इंटरव्यू कहाँ हुई, कैसे हुई, तो जैसे उन आई थिंक जो वो न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी बता दिया होगा कि वो कहाँ हुई, कैसे हुई। सर आपने बताया कि जो एक उसने और थ्रेट दे रहा बाकी लोगों को, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वगैरह भी इंक्रीज करवाई, गाड़ी भी बुलेट प्रूफ, इससे दोनों ने अपनी फार्चूनर को बुलेट प्रूफ करवाया था। तो बट वो उस दिन उसको लेके नहीं गए थे, शायद अगर ले जाते तो इतना बड़ा इंसिडेंट ना होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, वो तो उनका आई थिंक वो बहुत अनफॉर्चुनेट डे था। वो उनके पास जो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, 4 वो लीक भी हुई थी, सबसे उस पर भी कंट्रोवर्सी है कि जिसने लीक की है, उसके बाद माँ बापू जी। बहुत बड़ा ये इशू है जो पेरेंट्स का कि वो लीक क्यों हुई, और वो बहुत अनएथिकल था। उससे उस पूछताछ लिस्ट करिए। को, उस लिस्ट को, बिकॉज आप इन लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हो। 424 लोग थे, 424, आपने उनको सिक्योरिटी दी है, तो अब जब आप उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हो तो आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते। आज तक कभी भी उसकी लिस्ट पब्लिक नहीं हुई। वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल और और किस अनएथिकल बेसिस था। पे विड्रॉ की गई? ऐसा तो नहीं था कि थ्रेट कम हो गया, थ्रेट तो बहुत ज़्यादा था जी, वो उनका तो। वो आम आदमी पार्टी का पोल प्लैंक था कि हम वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे। जो उसमें कुछ एक मिस्टेक ये हुई कि उनकी सिक्योरिटी पूरी विड्रॉ नहीं हुई थी, वो प्रून हुई थी, लेकिन वो 424 लोग थे और वो इम्प्रेशन ये चला गया कि विड्रॉ हो गई सिक्योरिटी। और वो हाँ जी। वो 2 गार्ड थे, वो उनके साथ भी नहीं गए, हालांकि वो उनको जाना चाहिए था साथ। अगर आपको बुखार भी है तो जो आपका प्रोटेक्टी है, आपको उसके साथ जाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमें वो लेके नहीं गया अपने साथ। और जो मूसेवाला का था नेचर की, वो अकेला जाना चाहता था, बिकॉज वो बहुत सफोकेटेड फील करता था, जैसे वो हाँ जी। उन्होंने अपनी मदर को बोला है। और फिर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेके गए। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बारे में भी 3-4 अलग वेरिएशंस हैं। वो कह रहे हैं वो पंक्चर थी, तो कोई कह रहे हैं कि नहीं उसमें हवा कम थी, कोई कह रहे हैं कि वो इसीलिए नहीं लेके गए बिकॉज वो वो 3 जने ही जाना चाहते थे वहाँ पे, तो उसके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो थोड़े उसमें वेरिएशंस हैं जो जो मुझे उसका पूरा एग्जैक्ट पता नहीं चल सकता उसका। तो ये वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, जिसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स ही ऐसे होते रहे। जैसे गुरविंदर ने मुझे बोला, दोनों जो उसके साथ उनके हाँ साथ जी। थे, कि हम सिद्धू को कहते रहे कि यार ये जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं बोलेरो और करोला में, ये हमें ठीक नहीं लग रहे, ये तो पीछे आई जा रहे हैं। उन्होंने एक बार यू टर्न भी लिया करोला ने उनका पीछा आने के लिए। तो वो भी मिस्टेक थी कि आपने उनको पास आने दिया और सब कुछ किया, बिकॉज सिद्धू मूसेवाले ने सोचा कि ये मेरे फ़ैन होंगे जो हमें पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव कर रहे होंगे कि देखिए ये सिद्धू मूसेवाला जा रहा है, तो वो मेरे पास आके शायद मेरे क्लोजअप रिकॉर्ड करेंगे और समथिंग। सर मैंने बुक पढ़ी है पूरी, आपने इतनी अच्छी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने जो अभी डिस्कशन किया उसमें से केवल 3-4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। आपने बहुत चीज़ें, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके बारे में पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, बाकी चीज़ों पे आपने जो जिस तरीके से आरोपियों को पकड़ा गया उस पर चैप्टर किया हुआ है। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है, सारा इसमें जो मेंशन है, इसीलिए इतनी जल्दी बुक बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में आ गई। जी मैं तो सारे ऑडियंस जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भी एक बार बुक ज़रूर पढ़िए। आपको ये पता चलेगा कि मतलब जो कड़ियाँ हैं वो कैसे जुड़ती चली जाती हैं। एक वो जो इंडिया का नाम रोशन कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनके मर्डर जिस दिन होता है 28 मई को, सिर्फ उनका ही मर्डर नहीं हुआ तो उनके लाखों फैंस का भी मर्डर उसी दिन हो गया, क्योंकि जितने लोग उनको प्यार करते थे वो अनकंडीशनल लव था। आज भी लोग उनके घर जाते हैं, वो सिलसिला रुका नहीं और ना कभी रुकेगा। लोग उनके गाने सुनना ना कभी बंद किया है ना कभी बंद करेंगे। जो प्यार है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। और सर मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अभी जो बुक है वो किन प्लेटफॉर्म से पे अवेलेबल है और बाहर आउट ऑफ इंडिया अवेलेबल है कि नहीं है, या
ई बुक अवेलेबल है, क्या है मतलब बाकी कितनी लैंग्वेज में आने का प्लान है बुक का, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को वो भी पता चले कि अभी जो केवल अंग्रेजी में अवेलेबल है। मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनके पापा हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हिंदी में कब आ रही है। जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया आपने पूछा, बिकॉज़ ये बुक जो ऐसे बाहर आई है, इतनी एक साल के अंदर अंदर हमने इस बुक को निकाला है, तो उसमें बहुत लोगों की हेल्प हुई है इसमें। और सबसे बड़ा इसमें जो मेरी कंट्रीब्यूशन है, जिनको मैं थैंक्स करता हूँ, वो जया भट्टाचार्य जी रोज़। हाँ जी। और वो मेरे लिटरेरी कंसल्टेंट हैं, एस लिटरेरी कंसल्टेंसी है। और उन्होंने मुझे एक सोशल मीडिया के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर कांटेक्ट किया था, बिकॉज मैं बहुत सिद्धू मूसेवाला के ऊपर स्टोरीज कर रहा था कि क्या आप इसके ऊपर बुक लिख रहे हो। तो मैंने उनको बताया मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो हमारा प्लान बना इसका इसको एक क्विक बुक करने का 3 महीने में। और इसके लिए हमें एक ऐसा पब्लिशर चाहिए था जो हमारी तरह फास्ट पेस्ड हो, बिकॉज पब्लिशिंग इंडस्ट्री में बहुत कम है कि 3 महीने में कोई बुक फास्ट आती है। तो वेस्टलैंड बुक्स था जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और उनकी एडिटर है संघमित्रा। उन्होंने मेरा जो मन था कि मूसेवाला की जो लाइफ है वो बहुत फास्ट थी जितनी, और बहुत यंग एज में वो चले गए, तो डेथ भी बहुत फास्ट आई। और जो मेरा राइटिंग स्टाइल है क्राइम रिपोर्टिंग का, वो भी बहुत फास्ट पेस्ड है। तो मैंने उसको एक ग्रिपिंग नॉवल की तरह लिखा। तो मेरा उनसे हम दोनों एक ही लाइक माइंडेड हो गए थे, बिकॉज उन्होंने भी बहुत उसको ग्रिपिंग और फास्ट पेस्ड बनाया, मुझसे भी अच्छा बनाया उन्होंने। तो मेरा बड़ा उनके लिए ग्रेटिट्यूड है। और वेस्टलैंड बुक्स तो एक बहुत उन्होंने करेजियस बुक छापी है, बहुत ब्रेवरी की बुक छापी, बिकॉज इस बुक के ऊपर आपको कोई नहीं पता कि वो आपको कहाँ से क्या चीज़ हिट करेगी। मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया है, मैंने पंजाब गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है, मैंने इंडियन गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है, मैंने लॉरेंस बिश्नोई को क्वेश्चन किया है, भगवानपुरिया को क्वेश्चन किया है, रिंदा को क्वेश्चन किया है। मुझे जहाँ जहाँ लगा कि विक्टिम फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने उनका भी इंडिकेशन किया है उसमें। तो इस बुक के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी हिट हो सकता है। तो लेकिन ये बिकॉज मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो इसको कवर कर रहा हूँ और जिसके पास एक्सेस है और इन्फॉर्मेशन है, तो अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर रहा तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। तो ये मेरा बीच में बेसिक मोटिव ये था इसको लिखने का। और अब ये बुक बहुत जल्दी पंजाबी और हिंदी में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। और पंजाबी में इनफैक्ट मैं आज सारे रास्ते जब आपके पास आ रहा था तो मैं उसको प्रूफ रीडिंग ऑलमोस्ट इसकी हो गई है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में पंजाबी बुक पूरी दुनिया में अवेलेबल हो जाएगी। हिंदी बुक भी लिखी ट्रांसलेट हो चुकी है, शायद इस महीने के एंड तक हिंदी बुक भी आ जाएगी। इंग्लिश बुक ऑलरेडी, इंग्लिश बुक हार्ड बाउंड, पेपर बैक, ई बुक, वो तीनों इसकी वेरिएशंस वर्ल्ड ओवर अवेलेबल हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया के हर कोने में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मूसेवाला के फैंस का जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, सोशल मीडिया पे उन्होंने मुझे सपोर्ट की है। और आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे ऐसे ऐसे कंट्री से मैसेज आए कि ये बुक प्लीज़ मुझे भेज दो, मुझे कैसे भी भेज दो। एक जर्मनी से उनके फ़ैन हैं जिन्होंने ये जो इंडिया में तो ये 5 यूरो की बनती है, तो उन्होंने 28 यूरो में ये बुक खरीदी है, 28 यूरो में। ये उनके फैंस का इतना प्यारा। और मुझे एहसास हुआ बुक लिखने के बाद कि सिद्धू मूसेवाला क्या था और जो उनके फैंस थे वो क्या थे। सर क्योंकि ये जो बुक है वो प्राइसलेस है, तभी मैं अपने ऑडियंस से कह रहा हूँ कि आप एक बार पढ़िए, तब आपको पता चलेगा, आपको सिद्धू मूसेवाला जी की लाइफ के बारे में पता चलेगा, उनके जो थ्रेड्स थे सब कुछ पता चलेगा एक तरफ से। और सर आपने मतलब आज टाइम निकाला, आपने मेरे साथ बैठ के सारा डिस्कशन किया, मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। और मैं अपने ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़िए, हू किल्ड मूसेवाला, आपको सब समझ में आएगा। और आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। वाइब विद रघु चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आपका। और मैं भी आपके जो व्यूअर्स उनके साथ शेयर करूँगा दैट आप बहुत अच्छी रिसर्च की आपने मेरे बुक के बारे में इंटरव्यू करने से पहले। और जो मुझे आपकी बात टच की कि मैं सिद्धू मूसेवाला के बहुत फैंस को मिला और आप उनमें से वो फ़ैन हैं
जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि मर्डर वाले दिन आपकी क्या मनोदशा थी। तो मैं इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये इंटरव्यू ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज आप समझते हो कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से क्या लॉस हुआ है। सर पूरे वर्ल्ड वाइड म्यूज़िक के लिए, पंजाबी म्यूज़िक के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड म्यूज़िक के लिए एक लॉस है। मतलब और हम लोग होप करते हैं कि माँ बापू जी को, उनके फैंस को बहुत जल्द जस्टिस मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी बहुत बड़ी जस्टिस बहुत ज़रूरी है, क्लोजर बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं कहता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला की स्टोरी में पंजाब का दर्द है, तो पंजाब में जो भी एक नया चेहरा उठता है वो मर जाता है या उसको मार दिया जाता है, तो इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए।